टैक्स एक्ट। सबसे पहली बात, जो टॉपिक जो आज का है वो काफी देर का डिस्कशन टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो सबसे ज्यादा समस्या ये आती है हम लोगों की, हम लोग कितना पेमेंट कैश में कर सकते हैं और कितना पेमेंट कैश में रिसीव कर सकते हैं हम लोग। मीटिंग अटेंड कर लें, मीटिंग चल रही है। हम लोग कैश में कितना पेमेंट कर सकते हैं एक दिन में एक इंसान को, इसके ऊपर हम लोग सेक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हम हाल फिलहाल इसके एक्सेप्शन की बात भी करेंगे कि किस किस इंसान को कैश में पेमेंट करना अलाउड है। और उसके साथ साथ हम लोग एक सेक्शन 269 एसएस की बात भी रखेंगे, फिर एसटी की बात भी करेंगे। उसके अंदर हम सामने वाले पार्टी से कितना कैश रिसीव कर सकते हैं। अब जो टॉपिक हमारा है, डिस्कशन ऑन कैश ट्रांजेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कैश ट्रांजेक्शन के नाम पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 को भी टच कर सकते हैं, बट उसको टच करना स्टार्ट किया तो काफी देर हो जाएगी, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को भी टच कर देता है। कुत्ता जी है यार। एक सेकेंड। ओके, देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इसके अंदर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तो ये अकाउंट होता है। दूसरा, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। जब हम ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते हैं, इसके अंदर इनकम और एक्सपेंस की बात करी जाती है। जो आज का जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंस के ऊपर। इसी के ऊपर लगेगा हमारा सेक्शन 40A3 ऑब्लिक। एक और सेक्शन की हम लोग इसके अंदर बात करेंगे, 40A ब्रैकेट क्लॉज 3। एक और सेक्शन की हम लोग बात करेंगे, वो सेक्शन नहीं, वो हमारा रूल 6DD। मेन जो टॉपिक रहेगा वो एक्सपेंस के ऊपर रहेगा, क्योंकि डिसअलाउंसेस ऑन कैश पेमेंट की हम लोग बात करेंगे। पहली बात, ये सेक्शन जो हम बात करने वाले हैं 40A3, 40A क्लॉज 3A प्लस रूल 6DD। यदि हम कोई भी खर्चा 10,000 से ऊपर या फिर 10,000 का 10,000 या फिर उससे ज्यादा, यदि हम कोई भी खर्चा इन कैश करते हैं तो ये खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या कहता है ये सेक्शन 40A3 और 40A3A, 10,000 पर डे सिंगल पर्सन और सिंगल डे। जैसे कि जैसे मान लीजिए एक बंदा है राम और दूसरा बंदा है श्याम। मान लीजिए राम ने श्याम के ऊपर, या फिर छोड़िए, राम को श्याम को पेमेंट करना था। राम ने श्याम को जो पेमेंट किया है, मान लीजिए इसको पेमेंट करना था श्याम को, 50,000 रुपीज का पेमेंट करना था राम को श्याम को। अब राम जो है श्याम को एक दिन में मैक्सिमम, जैसे आज का दिन अपना है 23 मार्च 2024, राम आज शाम को मैक्सिमम 10,000 रुपए पे कर सकता है। यदि राम श्याम को 10,000 से ऊपर पेमेंट करता है, मतलब कि मान लीजिए राम ने श्याम को 15,000 रुपए कैश पेमेंट करे, तो सारा ही डिसअलाउड हो जाएगा, हम उसको एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेंगे। इन केस हमने उसको अपना एक्सपेंस कंसीडर कर लिया तो हमें उसको अपनी इनकम कंसीडर करनी पड़ेगी करस्पॉन्डिंगली। मेरी बात समझिए, जो ये सेक्शन है वो बेसिकली जब हम बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं ऑडिट के टाइम पर, ऑडिट के टाइम पर जो हम लेके क्लाइंट के जब हम खर्चे डिसाइड करते हैं, क्या ये खर्चा कितना कैश में कर सकता है। एक्चुअली
मान लीजिए क्लाइंट यदि पेमेंट कर रहा है किसी को, जब आप ऑडिट के टाइम पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिसाइड कर रहे हैं क्लाइंट का, तो क्लाइंट के खर्चे आ रहे होंगे डेबिट साइड पर और क्लाइंट की सारी इनकम आ रही होगी हमारी क्रेडिट साइड पर। जब हम डेबिट में खर्चे देख रहे हैं, जो खर्चा बैंक से जा रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो खर्चा कैश में जा रहा है उसमें दिक्कत है। एक सेकंड जी सर, जी श्रीवास्तव सर बताइए। सर विजय भानु श्रीवास्तव जी करवा रहे हैं आपसे अनम्यूट। विजय बहादुर जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपने हैंड रेज किया हुआ है। विजय बहादुर श्रीवास्तव जी, आपका माइक्रोफोन नहीं दिखाई दे रहा, माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना। विजय बहादुर श्रीवास्तव साहब, आपका माइक्रोफोन नहीं दिखाई दे रहा, माइक्रोफोन ऑन कीजिए तभी आप सवाल पूछ पाएंगे। आपने हैंड रेज तो किया हुआ है। सर चलें फिर आगे चले, सर कभी नहीं कर आगे पा रहे। ठीक। मान लीजिए अभी मैं जो एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा था सर, जैसे मान लीजिए राम है। राम ने श्याम को पेमेंट किया है 50,000 रुपए का, राम को शाम को 50,000 रुपए का पेमेंट करना था। मान लीजिए एक बिल बना के दिया श्याम ने राम को 50,000 रुपए का। अब राम जो है वो शाम को 50,000 रुपए पेमेंट करना है राम को। अब राम श्याम को मान लीजिए सेम डे, मतलब आज के दिन, दैट इज 23 मार्च 2024 में 50,000 रुपए का आज के दिन पेमेंट कर रहा है श्याम को, तो पूरा ही खर्चा सर डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन ये कहता है कि आप 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट एक दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। आप देखिए, मान लीजिए मैं दिव्यांशु मान लीजिए दीपक महेश्वरी सर को पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, दिव्यांशु जैन ये रहा, और ये है सामने दीपक महेश्वरी जी। अब मैं दीपक महेश्वरी सर को पेमेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे को दीपक महेश्वरी सर को मान लो 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है। क्या पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, क्या मैं दीपक महेश्वरी सर को, क्या मैं पेमेंट 5 लाख का कैश में कर सकता हूँ? और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि दीपक महेश्वरी सर 5 लाख का पेमेंट मुझसे कैश में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। यही दोनों टॉपिक आज के इस डिस्कशन का पूरा समरी होगी इस पूरे टॉपिक के ऊपर। यदि मान लीजिए मैं दीपक महेश्वरी सर को पेमेंट कर रहा हूं कैश में 5 लाख रुपए का, तो दीपक महेश्वरी सर के लिए भी वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकता ड्यूरिंग द ईयर सेम बिल के अगेंस्ट। अब देखते हैं इस सेक्शन को लेकर। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, अभी मान लीजिए मुझे सर को 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो मैक्सिमम मैं एक दिन में एक इंसान को कितना पेमेंट कर सकता हूं? 10,000 रुपए का। यदि मैं 10,000 से ऊपर एक इंसान को पेमेंट करूंगा तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, उसको हमारा एक्सपेंस कंसीडर नहीं करा जाएगा। और ऑडिट के टाइम पर यदि इसको एक्सपेंस कंसीडर नहीं करा गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऑडिट के टाइम पर सबसे पहली बात आती है कितना एक्सपेंस हमें अलाउड है। जो ट्रांजेक्शन बैंक से वो सारे अलाउड है, बट जो ट्रांजेक्शन हमारी कैश में होगी तो हमें कैश ट्रांजेक्शन करते वक्त हमें ये प्लान करना पड़ेगा कि हम कितना अमाउंट कैश में पे कर सकते हैं, कितना नहीं पे कर सकते हैं। ऑडिट के टाइम पर क्लाइंट्स की इनकम तो भले ही हो रही है, बट ट्रांजेक्शन नाम से बैंक से कुछ कुछ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, पर हम क्या करते हैं, राम श्याम घनश्याम सीता जी इन सबके नाम फर्जी नाम खोल के 10-10 हजार रुपए के इनको कैश पेमेंट दिखा देते, क्योंकि हमें 10,000 तक की कैश पेमेंट करना अलाउड है एक सिंगल डे में। ओके, ये सेक्शन 40A3 यही कहता है। और साथ ही साथ 10,000/35,000 35,000 की जो लिमिट है वो ट्रांसपोर्टर के केस में लिमिट होती है, बाकी जनरल केस में लिमिट होती है आपकी 10,000 रुपए। 40A3 हमारा कैश बेसिस ट्रांजेक्शन पर है, कैश बेसिस। जैसे मान लीजिए मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ 10,000 रुपए का आज, मान लीजिए मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ 9,000 रुपए का आज, तो फिर 9,000 रुपए का अलाउड हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे अभी पेमेंट करना है 15,000 रुपए का पेमेंट करना है। अब हम जो अकाउंटिंग करते हैं ऑडिट के टाइम पे वो सारी अकाउंटिंग मर्केंटाइल बेसिस पे होती है, मतलब कि एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि अभी पैसे हो या नहीं हो, हम ड्यू बेसिस पर, बोले हमारा खर्चा होना है, हमने सर्विस ले लिया, हमें पेमेंट करना है,
अभी करा नहीं, हमें करना है, तो हम बुक्स में एज अ खर्चा मानते हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो वो उस पर सेक्शन लगता है 40A3A। इसको ये लगता है ड्यू बेसिस पे। मान लीजिए मुझे अपने इलेक्ट्रीशियन को 20,000 रुपए का पेमेंट करना था, मेरे को पता था मैं अकाउंट से पेमेंट करूंगा, तो मैंने इस साल में ऑडिट के टाइम पर 20,000 रुपए का खर्चा मान लिया। लेकिन मैंने अप्रैल 24 में उसको 20,000 रुपए का कैश का पेमेंट, कैश में पेमेंट कर दिया इंस्टेड ऑफ अकाउंट। तो ये पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन में कहता है आप किसी इंसान को 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। इस सेक्शन का थोड़ा सा कंपाइलेशन मैंने अभी आपको बताया। अभी इसके आगे हम इसका इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक आता है रूल 6DD। ये कहता है जिसको रोका है 48(3) और 48(3)A ने 10,000 तक पेमेंट करने से या 35,000 तक पेमेंट करने से, उनका एक्सेप्शन है रूल 6DD। वो ये कहता है कि आप कितना भी कैश पेमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रूल 6DD ये कहता है, इसके अंदर हमारे पास 12 पॉइंट से 12 एक्सेप्शन बताई गई है। इन 12 केस में आप कैश का पेमेंट करो, कितना भी अमाउंट हो, भले 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, आप सारा पेमेंट कैश में कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये इस सेक्शन का एक्सेप्शन है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे जनरली ऑडिट के टाइम पर एक्सेप्शन तो बहुत दूर की बात होती है, हम जनरली एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, 40A3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि 40A3 के ऊपर ज्यादा कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सेम प्रावधान है जैसे 40A3 का है, बस फर्क इतना है 40A3A ये कहता है ड्यू बेसिस पे, भले ही खर्चा, भले ही पैसा बाद में दे देना। रियल लाइफ में हम जो प्रोफेशनल होते हैं, हम लोगों की अकाउंटिंग होती है कैश बेसिस पर, लेकिन जो हम क्लाइंट्स की अकाउंटिंग करते हैं वो करते हैं मर्केंटाइल बेसिस पर या फिर एक्रूअल बेसिस पर। इसमें हम ड्यू बेसिस पर सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब एक्सेप्शन की हम लोग थोड़ी देर में बात कर लेंगे कंटिन्यूस चलते हुए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसी सेक्शन के ऊपर अभी, बट लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये चीज हमारा ट्रेडिंग और P&L पे लगेगी। यदि कोई भी बंदा, मान लीजिए ये एक असेसी ये रहा, एक असेसी ये रहा, जब असेसी कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कंपनी, कंपनी के केस में कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, या कोई भी कंपनी के रिलेटेड पार्टी। यदि मैं हूं, यदि मैं पेमेंट नहीं कर रहा, मेरे फादर पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी कवर हो जाएंगे इसके अंदर। असेसी का मतलब बहुत वाइड है, कोई भी इंसान हो जिसका कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट है, वो सारे रिलेटिव भी इवन कवर हो जाएंगे इसके अंदर। कोई भी हो जो आपके बिहाफ पे कुछ भी कर रहा है, वो आपके क्लोज है, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, या फिर आपका रिलेटिव है। असेसी का मतलब मैं भी हो गया, HUF भी हो गया, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, मतलब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, बट कंपनी चलाने वाले कंपनी के डायरेक्टर्स तो होते हैं। डायरेक्टर यदि कोई भी पेमेंट 10,000 से ऊपर कैश में कर रहे हैं, सब ये सेक्शन पकड़ लेगा और सबको डिसअलाउड करके आपके इनकम का पार्ट मान लेगा। बेसिकली ये सेक्शन हमारा ऑडिट के टाइम पर बड़ा ही काम आता है। ऑडिट करते वक्त हम ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस एकमात्र एक ऐसा जरिया है जिसके बेसिस पर हम प्रॉफिट को मैनिपुलेट करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर विंडो ड्रेसिंग करते हैं एक्सपेंस के माध्यम से। तो हमें यही डिसाइड करना है क्या ये एक्सपेंस क्लेम हो सकता है या नहीं हो सकता। यदि एक्सपेंस अलाउेबल है तो ठीक है, नहीं है तो ये आपके पार्ट मान लिया जाएगा। चलिए ओके, अब सेक्शंस की और रीडिंग करते थोड़ा सा। प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शंस इन कैश लिमिट, सॉरी, इन कैश लिमिट ऑन कैश ट्रांजेक्शंस। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि 10,000 रुपये या उससे ज्यादा, या फिर 35,000 या फिर उससे ज्यादा। 35,000 हमारे ट्रांसपोर्टर का केस होता है, बाकी जनरल केस हमारा 10,000 होता है। देखिए जो मोड हमें स्पेसिफाई करे गए हैं, जैसे कि जो मोड हमें स्पेसिफाई कर रखे हैं उसके थ्रू करेंगे, जैसे कि अकाउंट प्री चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ECS हो गया। यदि इसके माध्यम से अभी 10,000 से ऊपर पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, शायद बाय मिस्टेक एक वर्ड मुझसे मिस्टेक हो गया है, ये इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ मोर देन है, इधर एक्सीड 10,000 है।
एक्सीड 10,000 इक्वल्स टू नहीं है, मतलब 10,000 से ऊपर यदि हम कोई भी पेमेंट करेंगे तो वो हमारे डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब हमने यदि 10,000 का पेमेंट किया तो वो अलाउड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 10,000 से ऊपर पेमेंट करने पे वो डिसअलाउड हो जाएगा। जितने मैंने अभी आपसे बोला कि वो इक्वल्स टू नहीं, सिर्फ मोर देन है। अभी सेक्शन क्या कहता है? अभी सेक्शन ये कहता है इनकम टैक्स हैड सेवरल प्रोविजन। बेसिकली इस सेक्शन को लाने का उद्देश्य क्या था? आप अभी ये देखिए, इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। यदि ये सेक्शन नहीं आता तो इकोनॉमी के अंदर कैश पेमेंट ही हो रहा होता। और आप ये देखिए, यदि 2,000 रुपीज का नोट यदि बंद हुआ है, वो क्यों हुआ है? बेसिकली उसका रीजन सिर्फ एक ही, इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोकना। यदि 2,000 का नोट यदि इकोनॉमी के अंदर अब भी चलता तो लोग क्या करते? करेंसी को स्टोर करते। जितना बड़ा नोट उतनी ज्यादा करेंसी की स्टोरेज होती। यदि एक बार करेंसी स्टोरेज हो जाती तो वो क्या होता? वो करेंसी इकोनॉमी से बाहर होकर वो हमारे पॉकेट में आ जाती वो करेंसी। तो क्या होता? जितनी बड़ी करेंसी होगी हमारी इकोनॉमी के अंदर उतनी ही ज्यादा स्टोरेज होगी इकोनॉमी के अंदर करेंसी की, तो उतनी ही हमारी करेंसी जो होगी वीक होगी। आप देखिए, जो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूएसए ले लीजिए, उधर सबसे बड़ी करेंसी है ही कितनी, और हमारी इकोनॉमी के अंदर 2,000 रुपए की करेंसी थी, इसलिए हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग फेज में थी। अब जैसे ही 2,000 रुपए की करेंसी बंद हुई है, हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी के मूव ऑन करना शुरू होती जा रही है, और कंपैरेटिवली हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी के मूव ऑन हो रही है। और साथ ही साथ हो सकता है कुछ टाइम बाद 500 का नोट भी बंद होके सिर्फ 100 का नोट रह जाए मैक्सिमम करेंसी। जिस दिन ऐसा होगा तो हमारी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगी, और 100% नहीं तो मैक्सिमम 90% सारी ट्रांजेक्शन हमारी कैशलेस हो जाएगी। तो यदि कैशलेस इकोनॉमी हो गई तो आप देखिए सेक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर सेक्शन ही कहता है 10,000 से आप कैश पेमेंट कर नहीं सकते। ये क्यों कहा है? क्योंकि हमारे पास करेंसी इतनी बड़ी 2,000 के नोट हो गए कि हम इजीली, जैसे 2,000 के नोट थे तो हम किसी को 2,000 के नोट देते, ये 10,000 रुपये हो गए। अब करेंसी 500 की रह गई है, तो हमें अब कितने, हमें नोट और ज्यादा देने पड़ेंगे उस जगह पर, 4 गुना नोट और देने पड़ेंगे उस जगह पर। अब वैसे करेंसी 100 रुपए की रह जाए तो करेंसी और ज्यादा पे करनी पड़ेगी कैश में 10,000 तक लिमिट को लेकर। तो अब क्या होगा? करेंसी जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा, हमारा ब्लैक मनी सर्कुलेशन कम होगा और इकोनॉमी कैशलेस हो जाएगी। और हो सकता है जिस दिन 100 रुपए की करेंसी अलाउड हो गई तो उस दिन मैक्सिमम लिमिट 10,000 से 5,000 भी हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सेक्शन की हम लोग बात करते हैं। ये कहता है इनकम टैक्स एक्ट हैज सेवरल प्रोविजन डेट रेस्ट्रिक्ट, जो रोक लगाता है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड इन कैश बाय अ पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर क्या है हमारा? 10,000 और 35,000। 10,000 जनरल केस हो गया, 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर हो गया। इसमें लिखा होगा नीचे, प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस, द सीलिंग ऑफ 35,000 इंस्टेड ऑफ 10,000। अब इसमें देखिए सेक्शन 40A3 प्रोवाइड्स दैट if the payment or aggregate of payment for an expenditure, ध्यान दीजिए इधर एक्सपेंडिचर की बात है। एक्सपेंडिचर वही जो P&L अकाउंट के अंदर आता है। जब हम ऑडिट फाइनल करेंगे तो P&L अकाउंट के अंदर में एक्सपेंडिचर देखना पड़ता है। यदि हमारा कोई भी खर्चा 10,000 से ऊपर जा रहा है बाय एनी अदर मोड, देखिए अकाउंट पे ही चेक हो गया तब कोई दिक्कत नहीं है, बैंक ड्राफ्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ईसीएस हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड जो प्रिस्क्राइब कर रखा है, जैसे यूपीआई हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये चारों मोड अपने को अलाउड है पेमेंट करने से। लेकिन इनके अलावा हम कोई और मोड से कर रहे हैं पेमेंट, 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट होगी तो वो हमारे डिसअलाउड हो जाएगा। यही सेक्शन हमसे ये कहना चाह रहा है। इसलिए ऑडिट के टाइम पर हम राम श्याम घनश्याम किसी के नाम पे हम यदि कोई भी पेमेंट दिखाते कैश में, मान लीजिए मैं कैश में सैलरी भी पे करके दिखा रहा हूँ किसी के नाम पर, तो कम अमाउंट से ही दिखाता हूँ पर डे के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम हम किसी बंदे को 2 लाख से ज्यादा पेमेंट हम कर तो डेली 10,000 रुपए का हम यदि पेमेंट कर रहे हैं तो एक साल में 365 डेज है, तो हम 365 डेज के हिसाब से हम 10,000 का पेमेंट डेली कर रहे हैं, तो हम इतना पेमेंट कर सकते हैं। आपको देखिए कितना पेमेंट डेली कर सकते हैं, 3,650,000, इतना हम लोग मोटा मोटा रफली डेली 10,000 रुपये बंदे को पेमेंट के हम इतना कर सकते हैं। लेकिन सामने वाले के ऊपर भी एक सेक्शन लगा दिया कि आप 2 लाख से ज्यादा की रिसीविंग नहीं कर सकते एक इंसान से ड्यूरिंग द ईयर।
तो इसीलिए इस सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, 4080 प्रोवाइड्स दैट इफ द पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट फॉर एन एक्सपेंडिचर टू अ पर्सन इन अ डे, एक इंसान जैसे कि राम हो गया और डे हो गया हमारा 23 मार्च 2024, राम को मैं एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकता। यदि कर रहा हूं तो अकाउंट पे चेक हो या बैंक ड्राफ्ट हो, ईसीएस हो या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड मोड हो, जैसे भीम यूपीआई हो गया या फिर पेटीएम हो गया, फोन पे हो, जो भी प्रिस्क्राइब्ड आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। हाउएवर where payment is made for playing, hiring or leasing goods carriages, the ceiling of 10,000, जो सीलिंग है 10,000 रुपए की, वो 35,000 हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन के केस में। उसके बाद ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है कमीशन एजेंट पर। अब हाउएवर ये कमीशन एजेंट की ने बात कर रही थी, कहते हैं सेक्शन कमीशन एजेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है ये सेक्शन। ओके, अब इस सेक्शन की कुछ एक्सेप्शन आ रही है। वो एक्सेप्शन है, देखिए अभी मैंने एक सेक्शन की बात की थी 40A3 और 40A3A। 40A3 जो सेक्शन है वो ड्यू बेसिस पे लगता है और जो 40A3 है वो हमारा कैश बेसिस पे लगता है। ठीक है, ओके। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है हमारा रूल 6DD। ये कहता है कि आप पेमेंट कर रहे हो कैश में, वो अलाउड है, इवन 10,000 से ऊपर हो तब भी अलाउड है। 40A3 ये रोक लगा रहा था 10,000 से आप पेमेंट नहीं कर सकते। यदि आपने पेमेंट किया कैश से 10,000 रुपए का तो वो अलाउड नहीं है, वो डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन आपने अकाउंट पे ही चेक या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब मोड या फिर ईसीएस इनके माध्यम से करेंगे तो वो अलाउड है, अदरवाइज कैश पेमेंट डिसअलाउड है। लेकिन इसका एक्सेप्शन आना जरूरी था, तो वो एक्सेप्शन आया रूल 6DD के अंदर। वो ये कहता है कि आप 10,000 को भले ही कैश पेमेंट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्यों आया होगा सेक्शन, ये सेक्शन इसलिए आया होगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पेमेंट कर रहे होंगे या फिर पॉसिबल ही नहीं होगा पेमेंट करना कैश में। बहुत छोटे लोग होंगे गाँव के, या फिर गांव में आपकी पोस्टिंग हो रही है या फिर 10,000 कैश पेमेंट, कैश आप अकाउंट से पेमेंट कर ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तो उधर इनने ये सेक्शन लेके आए हैं। तो सबसे पहली बात इनने कह दी पेमेंट टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। रूल 6DD के अंदर 12 एक्सेप्शन है, 12 एक्सेप्शन बोलिए कि 12 केस में आप भले ही 10,000 का पेमेंट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली हमेशा गवर्नमेंट सेक्शन लाएगी तो सबसे पहला फायदा गवर्नमेंट का ही होगा और किसी का नहीं हो सकता है। अब गवर्नमेंट का फायदा है तो इन्हें पहली बात भी इन्हें कही है गवर्नमेंट। पेमेंट टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन, ये सारी वही इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। यदि आप इनको 10,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, क्रॉस चेक हो, बियरर चेक हो, किसी भी माध्यम से कर रहे हैं तो वो आपको अलाउड होगा। वो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन कौन सा हो गया अपना, वो आरबीआई हो गया, या फिर हमारी कोई भी बैंकिंग कंपनी हो गई, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, या फिर कोई भी सब्सिडरी बैंक हो गई, तो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, या कोई भी लैंड मॉर्गेज बैंक हो गई, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हो गई, तो कोई भी हो गया, फिर एलआईसी हो गई, जो भी गवर्नमेंट संस्था है। यदि गवर्नमेंट संस्था को यदि हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा 10,000 से ऊपर हो तब भी अलाउड है। आप खुद देखिए, पहला पॉइंट भी गवर्नमेंट की बात करी और दूसरा पॉइंट भी हमारी गवर्नमेंट की बात करी। गवर्नमेंट के लीगल टेंडर में पेमेंट कर 10,000 से ऊपर, रेलवे हो गया, सेल्स टैक्स हो, कोई भी हो, तब भी अलाउड ने कर रखा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है गवर्नमेंट ये चाह रही तो हमें पेमेंट कर लो 10,000 से ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी इंसान को 10,000 से ऊपर पेमेंट मत करना वरना वो ट्रांजेक्शन हाइड हो जाएगी। अब इसके बाद इनने क्या कह रखा है, यदि पेमेंट कर रहे स्पेसिफाइड मोड से तब भी डिसअलाउंस नहीं होगी। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट थ्रू अ बैंक, लेटर ऑफ क्रेडिट कब इश्यू होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट हम एक्सपोर्टर के केस में आएगा, एलसी बोलते हैं इसको हम, लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि एलसी के माध्यम सब रिकॉर्डिंग हो जाती है। क्योंकि एलसी भी इशू करते बैंक, गवर्नमेंट बैंक की या फिर ऑथराइज्ड बैंक की, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है वही एलसी इशू करता है, हर एक बैंक इशू नहीं करती है। या फिर मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर थ्रू अ बैंक, आप खुद देखिए वो भी बैंक के माध्यम से हो रहा है। या फिर एक बैंक अकाउंट दूसरे बैंक अकाउंट से कोई एडजस्टमेंट कर रहा है तो
तो भी अलाउड है। या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जो सिर्फ बैंक है, आप हर ट्रांजेक्शन के अंदर इनने साफ साफ कह दिया है, यदि गवर्नमेंट को तुम कुछ भी करोगे, गवर्नमेंट बैंक को करोगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। जो बैंक काम कर, प्राइवेट बैंक भी हो तब भी चलेगा। इधर वर्डिंग यूज करिए बैंक। बैंक कोई भी हो सकती है, आरआरबी भी हो सकती है, रीजनल रूरल बैंक भी हो सकती है, एक कमर्शियल बैंक भी हो सकती है, या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो कर सकती है तो इस सारे सेक्शन में उनको अलाउड कर रखा है इस जगह पर, क्योंकि वर्डिंग है बैंक। तो रूल 6DD साफ साफ यही कहता है कि आप 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट कर सकते हैं। उसका एक्सेप्शन है, इसमें 12 एक्सेप्शन है। जैसे पहला हो गया स्पेशल इंस्टीट्यूशन, वो भी सब गवर्नमेंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट भी गवर्नमेंट, तीसरा भी बैंक के स्पेसिफिक मोड इन्होंने बता रखा है इस जगह पर। उसके बाद तो उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है इसके अंदर, पेमेंट बाय बुक एडजस्टमेंट। पेमेंट बाय बुक एडजस्टमेंट के अंदर है, यदि हम डेबिट और क्रेडिट को एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नो डिसअलाउंस शैल बी मेड फॉर द पेमेंट मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी बाय द पे। इसके अंदर मतलब ये है, यदि हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट बुक का एडजस्टमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए अब पहले पहले इसकी रीडिंग कर ले, उसके हम आपको एग्जांपल देते हैं। उसको नो डिसअलाउंस शैल बी मेड फॉर द पेमेंट मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी incurred by the pay for any goods supplied or services rendered by the assessee to him। आप सिंपल देखिए, मान लीजिए मैं हूं, मुझे मान लीजिए किसी को पेमेंट करना है, मान लीजिए फिर ऐसे करिए ए को मान लीजिए बी को पेमेंट करना है 10,000 रुपए का। करस्पॉन्डिंगली बी से ए को 15,000 रुपए आने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी को 10,000 रुपए देगा, फिर बी से 15,000 रुपए लेगा। हम प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपए का क्या करेंगे, बुक एडजस्टमेंट कर लेंगे कि आप 10,000 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। बी सिर्फ तुम एक काम करो, तुम सिर्फ नेट 5,000 रुपए दे देना। मतलब आप ये देखिए पेमेंट का आना, पेमेंट हम 10,000 रुपए दे रहे हैं या फिर 10,000 या फिर 15,000 रुपए ले रहे हैं, हमने अमाउंट को एडजस्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं बुक एडजस्टमेंट, डेबिट क्रेडिट का एडजस्टमेंट, बिना पैसों को आना और जाने को इन्वॉल्व करिए। मान लीजिए मुझे, मान लीजिए डीजे दिव्यांशु जी, मान लीजिए मुझे किसी को, मान लीजिए महेश्वरी जी को मुझे पेमेंट करना है। मान लीजिए मुझे महेश्वरी जी को 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है। करस्पॉन्डिंगली मुझे महेश्वरी जी से मुझे 1.5 लाख रुपए का पेमेंट आना भी है। तो मैं क्या कहूंगा कि सर मैं आपको नेट सीधा 50,000 रुपए का पेमेंट कर दूंगा। तो जो 1.5 लाख है वो एडजस्ट होगा बाय बुक एडजस्टमेंट, पेमेंट बाय बुक एडजस्टमेंट। ओके, अब उसके बाद ये 4 पॉइंट अपने कवर हो गए। पहला पेमेंट टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस, दूसरा पेमेंट इन लीगल टेंडर टू द गवर्नमेंट, तीसरा पेमेंट बाय स्पेसिफाइड मोड, चौथा पेमेंट बाय बुक एडजस्टमेंट। पांचवा पॉइंट है बेसिकली ये फार्मर्स के लिए लेके आए हैं। जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए ये सेक्शन लेके आए हैं। उनने क्या करा, यदि हम पेमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 10,000 से ज्यादा कैश में, तो आप कर सकते हो, आपको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकली फार्मरों के पास बैंकिंग की सुविधाएं नहीं होती है। आप यदि प्रोड्यूसर है, मान लीजिए मेरा एक बाड़ा चलता है, मैंने 10 गाय पाल रखी है, उसके अंदर गाय जब तक दूध देगी तब तक मैं उसको रखूंगा। लेकिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया, मैंने क्या करा, उस गाय को स्लॉटर को बेच दिया। उनने क्या करा, गाय को काटा, उसका मीट उनने क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। इसमें ये वाली बात भी इधर कवर करी जाएगी। अभी आप देखिए, मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर या एनिमल प्रोड्यूस के रिगार्डिंग कोई भी 10,000 से ऊपर पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं कर सकता हूं, अलाउड है। क्योंकि ये एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी में कवर किया गया है, क्योंकि गांव के लोगों पर बेसिकली
बैंकिंग सुविधाएं बहुत कम होती है और ना के बराबर ही होती है, इसलिए हम इनने सेक्शन में क्या रखा है 10,000 के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, एग्रीकल्चर को आप सबको पता ही है, हम एग्रीकल्चर छेड़ नहीं सकते हैं, तो एग्रीकल्चर छेड़ दिया हमने सत्ता हिल जाएगी पूरी, क्योंकि हमारे देश में वोटिंग करने वाले 75% एग्रीकल्चरिस्ट हैं। यदि हमने एग्रीकल्चर पे 10,000 ये प्रावधान यदि हमने एग्रीकल्चर वालों के ऊपर भी लगा दिया तो वो वोट नहीं देंगे, फिर तो रूलिंग पार्टी हट जाएगी उस जगह पर। तो इसलिए ये सेक्शन कभी आज तक अमेंड नहीं हो रहा है इतना। अब इसमें क्या कह रहे हैं, नो डिसअलाउ शैल बी मेड फॉर पेमेंट मेड टू द कल्टिवेटर, ग्रोअर और प्रोड्यूसर in respect of the following purchases: agriculture of forest produce या produce of animal husbandry, जो एनिमल हस्बेंड्री जैसे कि लाइव स्टॉक, मीट, हाइट्स, चिकन स्किन्स। अब देखिए, मान लीजिए मैं बाड़ा चलाता हूँ, मेरे पास 5 गाय हैं, मैंने एक गाय उठाकर स्लॉटर को बेच दिया। अब स्लॉटर ने उसको उसको काटा, उसका मीट बेच रही है। स्लॉटर कौन हो गया? प्रोड्यूसर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो स्लॉटर यदि उसको बेच रहा है, उसके उससे उसको बेच के उसको एक इंसान से 1 लाख रुपए का कैश पेमेंट मिल रहा है, तो ये सेक्शन कहता है उसको अलाउड है। मान लीजिए उस स्लॉटर से किसी एक बंदे ने उससे खरीद लिया, अब वो इंटरमीडियरी हो गया, अब वो फर्दर बेच रहा है आगे किसी को, अब उस इंटरमीडियरी को 1 लाख रुपए कैश पेमेंट मिल रहा है, तो इसमें अलाउड नहीं है, तो वो मैक्सिमम 10,000 रुपए ही कर सकता है कैश रिसीव। इसमें क्या कहता है, जो फर्स्ट हैंड जो एनिमल हस्बैंड जो प्रोड्यूसर है, सिर्फ वो उसी के लिए 10,000 रुपए की छूट है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये सब प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कवर हो रखे हैं। जो ट्रेडर हो गया वो हमारा सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर कवर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अलाउड नहीं कर रखा है इस जगह पर। और कभी भी एग्रीकल्चर वालों को नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी हिल जाएगी। इसलिए एग्रीकल्चर के केस में हमेशा बाय डिफॉल्ट हमेशा कितना भी कैश पेमेंट करिए पूरा अलाउड होगा। ये मेन रीजन इनका ये भी है पॉलिटिकल का। अब देखिए इसके नीचे इन्हें क्या कह रखा है, इन्हें नीचे कह रखा है द इम्यूनिटी फ्रॉम डिसअलाउंस अंडर द प्रोविजन शेल बी अवेलेबल टू द पेयर इफ पेमेंट फॉर एनिमल हस्बेंड्री मेड टू अ पर्सन हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस गुड्स। जो इंसान प्रोड्यूसर है उसको रूल 6DD की छूट मिलेगी। उसके अलावा किसी को रूल 6DD की छूट नहीं मिलेगी। जैसे मैं हूं, मैंने स्लॉटर को भेज दी गाय काटने के लिए, स्लॉटर ने गाय को काटा, उसका मीट बनाया, उसने सीधा कस्टमर को बेचा, उस कस्टमर ने 1 लाख रुपए का खरीद लिया, तो उसको 1 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं प्रोड्यूसर को। यदि प्रोड्यूसर ने फलाना मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ए कौन था? मिडल मैन था। मिस्टर ए ने फिर उठाकर किसी कस्टमर को दिया, उस कस्टमर ने उसको 20,000 रुपए का कैश पेमेंट दे दिया, तो जो मिडल मैन मिस्टर ए है वो फंस जाएगा, उसको अलाउड ही नहीं है। इस सेक्शन साफ साफ कह रहा है हम प्रोड्यूसर पर लगेंगे कि प्रोड्यूसर को अलाउड होगा, उसके अलावा किसी को अलाउड नहीं होगा। इसलिए मैंने कह दिया ये एक्सेप्शन का लाभ जो मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वो सिर्फ प्रोड्यूसर को मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। उसके बाद पेमेंट फॉर प्रोड्यूस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। इधर कॉटेज इंडस्ट्री का कोई भी काम करते हैं, और ध्यान दीजिए इधर जो की है विदाउट द एड ऑफ पावर है, जो जो लोग हाथ से वो काम कर रहे हैं बिना पावर की हेल्प से, तो उधर छूट है। यदि विद द एड ऑफ पावर कर रहे हैं, यदि मशीनों के द्वारा, यदि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, उसके द्वारा कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है, तो वही उसके अंदर हम इस एक्सेप्शन में कवर नहीं होंगे, हमारे ऊपर वो सेक्शन लग जाएगा। उसके बाद यदि हम पेमेंट करते हैं रिमोट प्लेसेस पर, मतलब कोई ऐसी जगह पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आप देखिए हम रायपुर में बैठे हुए हैं, रायपुर के बीच बीच जंगलों में मेरी पोस्टिंग हो गई है, मान लीजिए जंगलों में मेरी पोस्टिंग हो गई है, अब उधर तो समय पे पैसा आएगा ही नहीं। अब भाई मैं तो कैश लेके घूमूंगा ना, अब मेरे को कैश के उस जगह, मतलब मेरे को कुछ ऐसी जगह पेमेंट मिल रहा है जहां पर बैंकिंग सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह हम कहाँ से पेमेंट कर देंगे? तो उस जगह तो अलाउड करना ही चाहिए, स्वाभाविक था सेक्शन को अलाउड ही करना चाहिए। यदि सेक्शन अलाउड नहीं करता तो बहुत बड़ा हार्श प्रोविजन हो जाता। लोग कहते भाई हम गवर्नमेंट के लिए आए, हम किसी के लिए भी उधर वर्क कर रहे हैं उस जगह पर जाकर, यदि हमें कैश पेमेंट ही अलाउड नहीं तो हम कर क्या लेंगे उस जगह पर? तो इन्हें कह रहेगा यदि हम कुछ कोई ऐसी जगह पर हम कैश पेमेंट करें, भले ही 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, कितना भी पेमेंट हो, 50 लाख भी, कितना भी पेमेंट हो, हमें अलाउड होगा उन जगह पर जहां पर बैंकिंग सुविधा ही नहीं है। तभी लिखा हुआ नो डिसअलाउंस shall be made for the cash payment if the payment is made in the village or town to any person who ordinarily resides
or carries any business, profession or vocation in such village or town which on the date of such payment is not served by the bank. मान लीजिए let us take an example. मान लीजिए तेलंगाना हमारा नया स्टेट बना, तेलंगाना में मुझे उठा के फेंक दिया, उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप आज से वहां पर जॉब करिए, वहां पर फैक्ट्री लगाइए, सब करिए, बट तेलंगाना में कमी क्या थी, वहां पर पॉपुलेशन कम थी, तो बैंकिंग सिस्टम ही नहीं था। अब बैंकिंग नहीं, तो पैसा तो मेरे को कैश में ही खर्च करना पड़ेगा ना, उसका ऑप्शन ही नहीं है। जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है तब तो मुझे अलाउड ही करना पड़ेगा, वरना वो हार्श प्रोविजन हो जाएगा, वो फिर लॉ कुछ काम का नहीं रहेगा। अब उसके बाद अगला आता है टर्मिनल पेमेंट। टर्मिनल बोले तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या फिर निकाला जा रहा है, या फिर रिटायरमेंट हो गया, आप जा रहे हैं छोड़कर। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय यदि नौकरी छोड़ रहा है, या निकाला जा रहा है, या कुछ भी हो रहा है, यदि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो वो अप टू 50,000 अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये अलाउड है, बट लेकिन 50,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है, लिखा हुआ सेक्शन के अंदर। एक मजे की बात के जीएसटी में भी शायद इसमें 50,000 की लिमिट जीएसटी में दे रखा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक दे रखा है, 50,000 तक पेमेंट कर सकता है विदाउट जीएसटी, ऐसा भी कुछ कुछ प्रोविजन दे रखा है। और देखिए, आप देखिए सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10, इसमें भी आप देखिए, इसमें भी 50,000 की कुछ ऐसी लिमिट थी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को टच कर रहा है। तो ये 50,000 की लिमिट तो बहुत कुछ बताएगी, बस मैं इसको अभी टच नहीं कर रहा इस पॉइंट को लेकर। इस पे जीएसटी बड़ा अच्छा टच होगा, इसमें सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 भी टच होगा, बट अभी हम इस सेक्शन को सिर्फ इतना ही रखते हैं, इस समय भी थोड़ा सा कम है, तो इस सेक्शन को सिर्फ इतना ही रखेंगे। यदि हम टर्मिनल के टाइम पर, टर्मिनेशन के टाइम पर, टर्मिनेशन आइदर ड्यू टू रिटायरमेंट भी हो सकता है, या डेथ भी हो सकता है, या रेजिग्नेशन भी, तो कोई भी केस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 50,000 तक हम इसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर अलाउड नहीं करता है ये सेक्शन। उसके बाद उसके बाद पेमेंट टू अ एजेंट। यदि हम एजेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में भी 10,000 से ऊपर अलाउड है। उसके बाद पेमेंट मेड बाय एन ऑथराइज्ड, जिसको ऑथराइज डीलर बनाया गया है। मान लीजिए जो मनी करेंसी चेंज का काम करते हैं, ऑथराइज डीलर जो मनी करेंसी चेंजेस करते हैं, या कोई भी जिनको ऑथराइज डीलर बनाया है, वो किसने बनाया है? आइदर आरबीआई ने बनाया है, बेसिकली ऑथराइज डीलर आरबीआई ही बनाती है। ये फेमा के अंदर भी लिखा हुआ है, और भी एक दो मनी चेंजर की सारी बातें फेमा बताता है। इसमें ऑथराइज डीलर कौन होगा, ये आरबीआई अपॉइंट करे, ऑथराइज डीलर कौन होगा। यदि ऑथराइज डीलर कर रहा है तो उसको भी 10,000 से ऊपर अलाउड है। और जो अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया था, मान लीजिए मेरे पास 5 गाय हैं, गाय दूध नहीं दे रही है, मैंने उसको स्लॉटर हाउस में भेज दिया, उसका अंतिम पॉइंट आ गया परचेज ऑफ एनिमल। सोनू, देखो मच्छर वाला लगा दो। यदि हम ना हो तो ले आओ भाई, है ना। एनिमल परचेज कर रहे हैं, आप देखिए वो पॉइंट वही कहता है, एनी पर्सन हु बाइज एनिमल फ्रॉम फार्मर। वे फार्मर किसी जानवर को कब बेचता है? वो तब बेचता है जब वो जानवर उसके लिए कोई काम का नहीं होता है। किसको बेचेगा? स्लॉटरिंग हाउस को बेचेगा। और स्लॉटरिंग हाउस क्या करेगा? अब भाई अपने फार्मर के यूज के लिए स्लॉटर हाउस के उसको काटेगा, उसको मीट बनाएगा, उसको भरकर उसको बेचेगा। सर, ठीक है, हेलो सर, ये मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ आपको। जी सर। सर प्लीज, आप ऐसा एग्जाम्पल मत दीजिए, काऊ का एग्जाम्पल मत दीजिए। आप इतने बड़े सीए हैं, और अभी ये सही प्लीज बात है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट सर आप काऊ का इस बिल्कुल तरीके सही से बात है, एग्जाम्पल मत दीजिए सर। आप बिल्कुल सही एक बात, रिलीजियस है, स्टेट बिल्कुल लेवल सही पे बात आप है। एक सेमिनार कर रहे हो, और इस जी जी तरीके से जी मत बोलिए प्लीज सर। जी, सॉरी सर इसके लिए। चलिए, कौन अब एनिमल? आपको मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मत अब दीजिएगा जी ऐसा जी जी एग्जाम्पल। जी जी सर, जी सर। यदि कोई भी अदर एनिमल है, कोई भी अदर एनिमल है, यदि हम कोई भी एनिमल को, फार्मर है, फार्मर कोई भी एनिमल यूज कर रहा है, यदि वो एनिमल उसके लिए यूजफुल नहीं है, जैसे भेड़ ले लीजिए, या बकरी ले लीजिए, या
हॉर्स को भी ले सकते हैं, हम कोई भी अदर एनिमल ले सकते हैं, क्योंकि काऊ का लेना मेरे लिए भी गलत था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारी रिलीजियस एनिमल है, तो वो लेना हमारे लिए भी बहुत गलत रहा वो चीज। तो अब उसके लिए सॉरी उस चीज के लिए, बट उसके अलावा कोई भी अदर एनिमल है, यदि वो एनिमल को हम यदि स्लॉटर, यदि फार्मर उसको यूज नहीं कर रहा है, हम उसको स्लॉटर हाउस में दे रहे हैं, स्लॉटर क्या कर रहे हैं, उसका मीट निकाल के बेच रहे हैं, तो उस केस में हमें अलाउड हो, क्योंकि प्रोड्यूसर है वो फलाने, यदि उसके अंदर इंटरमीडिएट आ जाते तो फिर वो अलाउड नहीं होगा 10,000 से ऊपर का। एनी पर्सन हु बाइज एनिमल फ्रॉम फार्मर टू स्लॉटर देम एंड टू सेल द रॉ मीट और carcasses to meat processing factories, traders or retail outlet may be considered as the producer of livestock and meat. This exemption shall be available to the payer subject to the fulfillment of following conditions. The person receiving the payment files a declaration that he is a producer of meat. अब जो इंसान 10,000 रुपये कैश पेमेंट कर रहा है, तो ये उसको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, मैं एक मीट का प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे इसको अलाउड करी जाएगा। ये पूरा वही पॉइंट बताएगा प्रोड्यूसर ऑफ मीट के बारे में। अगला पॉइंट है द प्रोड्यूसर ऑफ मीट डिक्लेयर्स दैट द पेमेंट अदरवाइज देन थ्रू अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट वाज मेड ऑन हिज इंसिस्टेंट। यदि अकाउंट पे चेक से हो ही जाता तो सेक्शन लगता ही क्यों? यदि अकाउंट पे चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, कोई भी ईसीएस मोड नहीं है पेमेंट का, तब ये सेक्शन लगा है, ये वही कहना चाह रहा है। तीसरा, अ वेटरिनरी डॉक्टर सर्टिफाइज दैट the person specified in the certificate is a producer of meat and that slaughtering was done under his supervision। सीधी सीधी बात है, पूरा सेक्शन यही कह रहा है, यदि आप मीट के प्रोड्यूसर हैं तो आप 10,000 से ऊपर पेमेंट रिसीव कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। रूल 6DD इसका एक्सेप्शन बना रहा है। रूल 6DD ने टोटल 12 एक्सेप्शन दिए इस चीज के रिगार्डिंग। ओके, उसके बाद अब ये सेक्शन बस इतना ही था। अब उसके बाद हम जो बात कर रहे थे, जैसे कि राम को शाम को पेमेंट करना था, वो एक दिन में 10,000 से ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकता। मान लीजिए राम ने शाम को एक दिन में 15,000 रुपए का कैश पेमेंट कर दिया, अब क्या होगा? अब पूरा 15,000 रुपये हमारा डिसअलाउड हो जाएगा, हम उसको खर्चा नहीं मानेंगे, और खर्चा नहीं मानेंगे तो इम्प्लाइड सी बात है, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो एज यूजुअल कि हमारा टैक्स भी बढ़ेगा। अब हमने राम की तो बात कर ली, तो हमने कहा राम एक काम करिए, आपको 15,000 रुपये का पेमेंट करना है ना शाम को, तो आप आज 10,000 दे दीजिए, कल शाम को 5,000 दे देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर शाम आप मैक्सिमम कितने रुपीज राम से रिसीव कर सकते हैं? एक इवेंट के अकॉर्डिंग आप राम से मैक्सिमम 2 लाख रुपीज रिसीव कर सकते हैं। वही सेक्शन है हमारा 269ST। 269ST ये कहता है हम एक इंसान से मैक्सिमम 2 लाख रिसीव कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। यदि हमने उससे ज्यादा रिसीव करा तो पूरा ही डिसअलाउड हो जाएगा, उसमें हमारी पेनल्टी लगेगी, वो पेनल्टी भी आगे आएगी, 100% डिसअलाउड मान लिया जाएगा उस पेमेंट को रिसीव हुआ है। अभी हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे उस चीज को लेकर भी। अब ये सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 269ST। 269ST ये सेक्शन है। किसका था पेमेंट? 2 लाख से ज्यादा का था? जी सर, ठीक है, 2 लाख से ज्यादा का किसी भी क्रेडिट 10,000 करके कम कराएं, ये कम था 2 लाख से? 2 लाख से ज्यादा का था? 2 लाख से ज्यादा का नहीं करना है, एक ही बिल का होगा। मैं दो बिमल लिया। जी आप प्रश्न कर रहे हैं या बात कर रहे हैं? एसपी गुप्ता जी, हेलो एसपी गुप्ता जी, जी आप प्रश्न कर रहे हैं या बात कर रहे हैं आपस में? सॉरी, आपस में बात कर रहे हैं। तो वहां पर माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज। ओके ओके। ओके। सेक्शन 269ST ये कहता है जो पैसा रिसीव कर रहा है रेसिपिएंट, पहले जो सेक्शन था वो देने वाले पर था, अब सेक्शन लेने वाले पर है। 269ST
ये सेक्शन ये कहता है यदि हम 2 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट रुपीज 2 लाख और मोर, अदरवाइज मतलब कह यदि हम 2 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट यदि हम रिसीव कर रहे हैं इन कैश या फिर इन 4 माध्यम के अलावा, वो 4 माध्यम के अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, या फिर ईसीएस हो गया, या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब मोड हो गया, इन चारों से हम कितना भी रिसीव कर ले में कोई दिक्कत नहीं है। यदि इनके अलावा हम किसी भी माध्यम से, जैसे कि बियरर चेक हो गया, कैश हो गया, हम 2 लाख या उससे ज्यादा रिसीव कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है। एक ही इंसान से यदि हम करें एक ही इवेंट के रिगार्डिंग, मान लीजिए क्या हुआ, एक शादी का फंक्शन होना था, अब मैंने वहां पे कैटरिंग सर्विस दी, कैटरिंग का बिल आया 10 लाख रुपए का। मैंने कहा कि सेक्शन कहता है कि एक बिल के संबंध में हम मैक्सिमम दो, हम अप टू 2 लाख तक, 2 लाख से कम तक हम मतलब 1,99,999 रुपीज तक हम रिसीव कर सकते हैं एक बिल के संबंध में। तो मैंने क्या करे, 5 बिल बना दिए जिससे कि सेक्शन नहीं लगे, उतना तो अलाउड है। बट लेके इनने क्या कहा, आप एक इवेंट के रिगार्डिंग कह रहा है, इनने कहा वो इवेंट क्या है, इवेंट तो एक है ना, कैटरिंग, शादी कैटरिंग, एक इवेंट के रिगार्डिंग यदि हम कितने भी बिल बना दे तो उन सबको कंबाइन कर लिया जाएगा सेक्शन के अनुसार। क्योंकि सबने इसका लूपहोल निकाला, उनने कहा कोई बात नहीं, हम एक बिल के अकॉर्डिंग ही तो रिसीव नहीं कर सकते, हम दूसरा बिल बना देंगे। तो उन्होंने कहा यदि इवेंट सेम है तो उसके 10 भी बिल बनाए, 15 भी बिल बनाए, तो सबको एक्यूमुलेट करके, सबको टोटल करके हम लोग बात करेंगे हम मैक्सिमम कितना रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ 2 लाख ही रिसीव कर सकता है। मतलब एक इंसान से हम मैक्सिमम 2 अप टू मतलब 2 लाख से थोड़ा कम, मतलब 1,99,999 रुपीज हम रिसीव कर सकते हैं, उससे हम रिसीव नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन रोक लगा रहा है यदि हम 2 लाख और मोर, 2 लाख 2 लाख से ज्यादा यदि हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इन 4 माध्यम के अलावा, तो वो हमें रिसीव नहीं करने दे। और यदि हमने रिसीव कर लिया तो जितना भी अमाउंट है वो सारी हमारी इनकम मान ली जाएगी। मान लीजिए मुझे राम से मान लीजिए 2.5 लाख रुपए रिसीव हो गए, तो वो सारा 2.5 लाख मेरी इनकम मान ली, सब पे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी मुझे उधर। आप अभी सेक्शन अभी आगे जाएगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं, अब एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। मिस्टर ए जो है, ए ने गुड्स बेचा बी को 2.5 लाख रुपए की। मिस्टर बी जो है वो ए को कैश में पेमेंट कर रहे हैं। उनने कहा ए भाई मैं तेरे को जो पेमेंट करूंगा, एक पहला पेमेंट करूंगा April 1 में, दूसरा पेमेंट को May 1 में करूंगा भाई, तीसरा June 1 में करूंगा। इनने कहा भाई मैं कैश पेमेंट करूंगा। देखिए हम एक ही बात नहीं कर रहे इधर, हम अभी बात कर रहे हैं, अभी सॉरी, हम इधर जो बात कर रहे हैं अभी हम इधर एक ही बात कर रहे हैं क्योंकि ए रिसीव कर रहा है, ए रेसिपिएंट हो गया। हम एक ही बात कर रहे हैं जो रेसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है। अभी हम बी की बात नहीं कर रहे जो पेमेंट कर रहा है। अब क्या कह रहा है, एक बी कह रहा है कि भाई मैं तेरे को पहला 1.5 लाख दूंगा April 1 में। ए कह रहा है कोई दिक्कत नहीं भाई दे दे, क्योंकि ये तो 2 लाख तक रिसीव कर सकता है कैश वैश में, कैश में भी, तो 1.5 लाख में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 25,000 और दे दूं, अरे हाँ भाई दे दे, तो 1,75,000 हो गया। अब भी कहता भाई 75,000 जो बचा है ना वो भी मैं तेरे को कैश दूंगा। वहीं पर ही वो पूरा इंटायर अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि टोटल 2.5 लाख हो जाएगा कैश में, वो अलाउड नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही कैश में रिसीव कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। वही ये एग्जांपल कहता है मिस्टर ए वुड बी कंसीडर्ड to have not complied with the provision of section 269 ST the moment he received the last payment। जैसे उसने 75,000 रुपए का पेमेंट रिसीव किया, वैसे ही पूरा ट्रांजेक्शन हमारी डिसअलाउड हो जाएगी क्योंकि वो डायरेक्ट में आ गई है, हमें इस पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उल्टा। अब अगला पॉइंट जो आता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो मैं बात कर रहा था कैटरिंग वाला एग्जांपल ले रहा था, भाई कैटरिंग 10 लाख का मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब बंदा करे कि साहब हम तो 10 लाख रुपए कैश देंगे, तो मैंने कहा भाई एक काम कर, तू 2 लाख से कम के बिल बना दे, सारे बिल मतलब 1-1 लाख के 10 बिल बना दे, क्या दिक्कत आ रही है। उन्हें ठीक है साहब, तो 1-1 लाख के हमने से 1 लाख रिसीव कर ले तो अलाउड हो जाएगा। लेकिन सेक्शन ने कहा ये नहीं चलेगा, पूरा एक ही इवेंट है, 10 की 10 बिल को कंबाइन कर लिया जाए क्योंकि एक ही ओकेजन, एक ही इवेंट और एक ही बंदा है। इवेंट एक, भले वो अलग अलग बंदा होता तो एक घड़ी अलाउड हो जाता, पर इवेंट तो एक ही है।
तो वो सारे बिल इवेंट की भी उसने कवर कर लिए, उन्होंने कहा भाई इस पर अलाउड नहीं है। ये सेक्शन हमारा ये कहता है इस पॉइंट को लेकर। अभी क्या है, वेयर अ ट्रांजेक्शन इज कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ 269 एसएस। अभी ये एक्चुअली लोन्स की बात करता है 20,000 रुपए तक की। अभी मैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बट इसके बाद में शॉर्ट में अभी थोड़ा सा रुक के नीचे बता देता हूँ इस चीज को लेकर भी। अभी उससे पहले हम सेक्शन के एक्सेप्शंस को देखते हैं। ये एक्सेप्शन कहता है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट क्यों अप्लाई करेगी अपने ऊपर? यदि गवर्नमेंट अपना सेक्शन अपने ऊपर अप्लाई करेगी तो मतलब ही क्या होगा। दूसरी बात, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक। और तीसरा, जिसको नोटिफाई करा गया उस पर भी अप्लाइड नहीं है ये सेक्शन। उसके बाद यदि आपने इस सेक्शन का उल्लंघन करा तो आपको जो पेनल्टी देनी पड़ेगी वो सेक्शन 271 डीए के अंदर देनी पड़ेगी, और पेनल्टी के माध्यम से 100% अमाउंट आपका डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा कॉन्ट्रीवेंशन हो गया आपका इस जगह पर। ये कहता है सेक्शन 269 एसटी। इस सेक्शन हमारा कहता है सेक्शन 269 एसटी। अब इसके अंदर ओके, अब थोड़ा सा मैंने 4 सेक्शन को लिंक करा है जो इससे बड़ा ही मिलता जुलता सेक्शन है। 269 एसएस, 269 एसटी, 269 एसयू, 269 टी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट अभी मैं सारे सेक्शंस को टच नहीं कर सकता। अभी इसके अंदर सिर्फ मैं अभी 269 एसटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन सब सेक्शंस में हल्का हल्का ओवरव्यू कर लेता हूँ। अभी मैं 269 एसटी की बात करी। इस एसटी के अंदर क्या है, यदि अपने को इसके अंदर मान लीजिए रिसीप्ट हो रहा है ऑफ एन ई अमाउंट, यदि मैं कोई भी अमाउंट रिसीव 2 लाख या उससे ज्यादा, इन 4 माध्यम के अलावा, यदि 4 माध्यम कौन से हो गए हमारे, अकाउंट पे ही चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ईसीएस हो गया, या कोई भी अदर प्रिस्क्राइब मोड है, यदि इसके अलावा हमें यदि कोई भी पेमेंट मिल रहा है 2 लाख से ज्यादा तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। उसमें हमारी जो पेनल्टी होगी 271 डीए के अनुसार 100% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। मतलब मान ली 2.5 लाख रुपए मुझे मिले हैं तो पूरे 2.5 लाख जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 50,000 जाए, पूरे 2.5 लाख को पेनल्टी जाएगी 100%। उसके बाद अब 269 में ऐसे बेसिकली कहता है यदि हम कोई भी लोन और डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, यदि वो 20,000 है उससे ज्यादा है, यदि कैश में हो रहा है तो उसके अंदर 100% की पेनल्टी 271 डी की। ना अभी मैं पेनल्टी टच करूंगा ना कोई लोन का सेक्शन टच करूंगा इस पे। यदि मैंने टच करा तो मुझे हाई के रिस्क ना क्यों कहता है, ये बात करता है असेसी की, पर्सन की बात करता है। यदि मैंने इसको टच करने लगे, एसएससी के अंदर कंपनी भी इंक्लूड होती है, एसएससी के अंदर एओपी बीओआई भी इंक्लूड होता है, एसएससी के अंदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी इंक्लूड होता है, एसएससी के अंदर एचयूएफ भी इंक्लूड होता है, एसएससी के अंदर इंडिविजुअल भी इंक्लूड होता है। यदि मैं एसएससी इसके अंदर इंक्लूड करने गया, इसके अंदर कंपनी भी कंपनी, यदि कंपनी के एसएससी में कंपनी भी आएगी तो कंपनी को इंक्लूड किया, तो हाल के मुझे इसका अदर सेक्शन भी डिस्कस करना पड़ जाएगा, सेक्शन 183, 184, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टीज कौन होती है, इस सारे सेक्शन। क्योंकि कंपनी के अंदर साफ साफ कहा जाता है कि कंपनी किसी को पैसा नहीं दे सकती। वो कौन किसी है, जो रिलेटिव, कंपनी रिलेटिव को कभी पैसा नहीं दे सकती लोन से एडवांस से संबंध में। तो कुछ बातें होती है, बट हम अभी इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा ये वाला। सेम ऐसी है 269 एसयू। यदि कोई भी रिसीप्ट हो रही है वो 50 करोड़ से ऊपर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के प्रीवियस ईयर पे है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हमारा प्रीसीडिंग जस्ट इससे पहले है, जो प्रीवियस ईयर है, यदि 50 करोड़ से पहले हमारी जिसमें रिसीप्ट हो गई तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड ही यूज करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से जब तक डिफॉल्ट चल रहा है सेक्शन 271 डीबी की पेनल्टी लगी 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से। और 269 एसएस कहता है आप पैसा लोगे 20,000 तक, लोन की बात कर रहा था, अब तो रीपेमेंट की बात भी 269 टी की बात करी जाएगी। अगले 20,000 में ले सकते तो 20,000 दे भी नहीं सकते, ये आपने दिया तो उस पर भी 100% पेनल्टी है। आप ये देखिए सारे सेक्शन 271 के, सेक्शन 271 डी, डी ए, डी बी और 271 ई, ये सारे सेक्शन पेनल्टी के हो गए। बट अभी मेन जो होता हमारा 40A3 और 269 ST था। ये दोनों टॉपिक बस इतना ही कहता है, एक पेमेंट करने पर कहता है और एक पेमेंट रिसीव करने पर कहता है।
अब इसके बाद मैं एक छोटा सा पॉइंट और इसमें ऐड कर लेता हूँ, एसएफटी ट्रांजेक्शन, जिसका आज के टाइम में सबसे ज्यादा नोटिस आ रहे हैं। एसएफटी ट्रांजेक्शन, जिसको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में हम लोग बोलते हैं, कि किसको बोलेंगे एसएफटी ट्रांजेक्शन। हम उसकी बात में थोड़ा सा उसकी बात कर लेता हूँ। ओके, अब एसएफटी ट्रांजेक्शन के ऊपर बताता हूँ पॉइंट। हमारे पास टोटल अप्रोक्स 15 पॉइंट्स है एसएफटी ट्रांजेक्शंस को लेकर। यदि आप देखिए इनकम टैक्स से हाल के आपके मैसेज आ जाएगा कि आपने एसएफटी ट्रांजेक्शंस करी है। 15 ट्रांजेक्शन हमारे पास, जिसमें से सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या कहता है इसके अंदर, ये कहता है पहली ट्रांजेक्शन, यदि हम पेमेंट कर रहे हैं, यदि हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये कह रहा है यदि पेमेंट कर रहे हैं कैश में, किस चीज के लिए कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट खरीदने के लिए कर रहे हैं, या पे ऑर्डर खरीदने के लिए, या फिर बैंकर्स चेक खरीदने के लिए पेमेंट कर रहे हैं कैश में, वो भी 10 लाख या फिर उससे ज्यादा, तो ये कह रहा है कि भाई एसएफटी ट्रांजेक्शन है। ये सीधा ये नोटेड में आ जाएगा, इनकम टैक्स नोट में आ जाएगा कि आपने एसएफटी ट्रांजेक्शन करी है। कि 10 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, यदि हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में, किस चीज के लिए, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक के लिए, तो वो एसएफटी ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो उसकी रिपोर्टिंग आ जाएगी इनकम टैक्स के अंदर। दूसरी एसएफटी ट्रांजेक्शन, ये कहता है यदि हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में 10 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको आरबीआई ने स्पेसिफाइड कर रखा है। अब इसके बारे में तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा ऐसा कौन सा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो आरबीआई के पर्टिकुलर ने एक्ट बनाया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। उसके अंदर सेक्शन 18 में डिफाइन करा है आरबीआई, जो आरबीआई कहता है कि ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, जब इसको खरीदने में 10 लाख से ऊपर का कैश को पेमेंट कर रहे हैं, 10 लाख के उससे ऊपर, तो वो भी आपका एसएफटी ट्रांजेक्शन आएगा। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है, आप देखिए सबसे ज्यादा व्यापारी पर नोटिस ये आता है, सेक्शन 194 एनडी इंट्रोड्यूस करा गया था। वो क्यों करा गया है, वो कहता है यदि आप एक लिमिट से ज्यादा कैश अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, ये एक लिमिट से ज्यादा कैश अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो वो टीडीएस काटने की बात करता है 194 एन के अंदर, कैश डिपॉजिट के ऊपर, विड्रॉल्स के ऊपर। अब भी आप देखिए एसएफटी 003 है, वो ये क्या कहता है, वो ये कहता है हमारा, यदि हम कोई भी कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा अपने एक से ज्यादा करेंट अकाउंट में, व्यापारी क्या कहता है कि सर हमारे एक करेंट अकाउंट एसबीआई है, एक हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, हमने सर एक काम करते हैं एसबीआई में 30 लाख निकालते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हम 25 लाख रुपए जमा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, दो अकाउंट तो अलग, दोनों के अलग 50 लाख के लिमिट नहीं। कितने भी करेंट अकाउंट हो उस बंदे के, तो पूरे को मिला के देखा जाएगा, यदि आपने 50 लाख से ज्यादा जमा किया है तो वो आपके एसएफटी ट्रांजेक्शन है। उसके अलावा आप 50 लाख जमा भी कर रहे तो 50 लाख निकाल भी रहे होंगे, तो हम यदि 50 लाख या उससे ज्यादा निकाल रहे हैं अपने कोई भी करेंट अकाउंट से मिलाकर, तो वो भी हमारी एसएफटी ट्रांजेक्शन है। जब इनने करेंट अकाउंट की बात तो कह दी, तो सेविंग अकाउंट की बात कैसे रह जाएगी। करेंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट के अलावा कोई और भी अकाउंट हो, यदि हम उसमें 10 लाख रुपए और उससे ज्यादा यदि हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसको एसएफटी ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। और साइमल्टेनियसली यदि हम 10 लाख रुपए उससे ज्यादा यदि हम उससे निकालते हैं सेविंग अकाउंट से अदर देन करेंट अकाउंट, तो वो भी हमारी एसएफटी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। आपको देखिए जनरली बैंकिंग सिस्टम क्या करते हैं, कि आपका करेंट अकाउंट नहीं है और आपकी सेविंग से 10 लाख तक ट्रांजेक्शन है उससे ऊपर होने लगती है, तो सेविंग अकाउंट से ट्रांजेक्शन रोक देते हैं बैंक वाले। अब इसके अंदर हमारी 5 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या कहता है, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, एक बार 5 पॉइंट की रीडिंग कर लेते हैं। एसएफटी 001, पेमेंट मेड इन कैश फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। दूसरा, पेमेंट मेड इन कैश एग्रीगेटिंग टू 10 लाख रुपीज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट issued by the RBI under Section 8 of Payment and Settlement System Act 2007। अगला एसएफटी 003 है, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं एग्रीगेटिंग टू 50 लाख रुपीज और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर इन और फ्रॉम वन और मोर
करेंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन। उसके बाद कैश विड्रॉल की बात आ गई, SFT 003 भी आ गई, कैश विड्रॉल की बात आ गई, यदि 50 लाख से ऊपर हम निकाल रहे तो उसकी बात आ गई। SFT 004 यदि हम 10 लाख रुपए उससे ज्यादा यदि हम जमा कर रहे हैं अदर देन करेंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट होगा और भी कोई टाइप का अकाउंट हुआ तो उसकी बात आ गई। SFT 005 हमारी बात करता है टाइम डिपॉजिट, यदि विड्रॉल कर रहे हैं या फिर क्या कह रहा है SFT 005 वन और मोर टाइम डिपॉजिट अदर देन अ टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट। मतलब कहता है यदि इसके देखिए जो अभी 10 लाख की withdrawal की बात थी वो तो ऊपर SFT 005 ये कहता है एक से टाइम डिपॉजिट वन और मोर टाइम डिपॉजिट अदर देन द टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट। रिन्यूअल के अलावा कोई और टाइम डिपॉजिट है 10 लाख से ऊपर है तो वो उसकी भी रिपोर्टिंग करता है। बेसिक जनरली हमारे ये वाला सबसे कम काम का होता है। हमारा जो बेसिकली काम जो आता है वो करेंट अकाउंट का आता है, कैश डिपॉजिट करेंट अकाउंट का 50 लाख वाला और सेविंग अकाउंट का 10 लाख वाला डिपॉजिट और विड्रॉल। उसके अलावा बाकी बहुत कम काम आते हैं। SFT 006 से पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन ऑफ एनी अमाउंट एग्रीगेटिंग टू 1 लाख रुपीज मोर इन कैश और 10 लाख और बाय एनी अदर मोड अगेंस्ट बिल रेज्ड इन रिस्पेक्ट टू वन और मोर क्रेडिट कार्ड। मतलब क्रेडिट कार्ड के हिसाब से 1 लाख के ऊपर यदि क्रेडिट कार्ड का बिल है उसके हिसाब से मैं पूरी बात करेंगे इस जगह पर। ये भी हमारा थोड़ा काम है, हम क्रेडिट कार्ड को बिल यदि हमारे 1 लाख से ऊपर है तो उसको भी SFT ट्रांजेक्शन ये लोग बोलते हैं उस जगह पर। में SFT 007 है, ऐसे में टोटल 15 SFT है। 007 क्या कहता है यदि हम 10 लाख रुपए से ज्यादा यदि रिसीव कर रहे हैं किसी बॉन्ड या डिवेंचर के माध्यम से उसकी बात इधर कही जाएगी। अभी मैं इस टॉपिक को अब ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मेन जो था हमारा वो SFT के अंदर करेंट अकाउंट की 50 लाख की लिमिट और सेविंग की 10 लाख की लिमिट है। अब यदि हम SFT 007 कहते हैं रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एन अमाउंट aggregating to 10 lakh rupees or more in a financial year for acquiring bonds or debentures issued by the company or institution. और SFT 008 है यदि receive from any person of an amount aggregating 10 lakh or more in a financial year for acquiring shares issued by the company. फिर आता है SFT 009 बायबैक ऑफ शेयर्स वाली बात है। फिर म्यूचुअल फंड वाली बात आएगी। ऐसे हमारे 15 SFT ट्रांजेक्शन है। इसमें एक अच्छा पॉइंट ये लग रहा है SFT 012। ये SFT 012 जो पॉइंट है ये क्या कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कहता है यदि आप 30 लाख से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो डिपार्टमेंट 30 लाख से ऊपर की खरीदते हैं तो उसके अंदर SFT ट्रांजेक्शन इसको मान लिया जाएगा। SFT ट्रांजेक्शन यदि हम 30 लाख के उसके ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि हम उसको खरीदते हैं। और यदि हमें कोई भी रिसीप्ट देखिए 2 लाख तक तो हमें अलाउड था तो उसने उसके बाद का पॉइंट क्या रखा रिसीप्ट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ एनी नेचर। यदि 2 लाख से ऊपर कोई पेमेंट मिल रहा है तो हमें उसको भी SFT ट्रांजेक्शन मान लेंगे। फिर अगला पॉइंट है कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द पीरियड 9 नवंबर 2016 टू 30 दिसंबर 2016 एग्रीगेट विद 12,50,000 12.5 लाख रुपए एक करेंट अकाउंट में या फिर 2,50,000 रुपीज और मोर। अब आज के टाइम में रिलीवेंट वाला पॉइंट है ही नहीं, फिर 2016 का पॉइंट है, अभी रिलीवेंट नहीं है आज के टाइम पे ये पॉइंट। बस इतना ही था। थैंक यू। यदि किसी का कोई क्वेरी हो तो आप बताइए प्लीज। सर चुनाव आचार संहिता लग गई है जी सर। और इस टाइम एक व्यापारी कितना कैश लेके सर चल सकता है? सर देखिए कि लेने पर लेकर चलने पर कुछ भी लेके चल सकता है, जब जी पता चलता तब बात आती है। अब इसके अंदर आप किस संबंध में आप बात करना चाह रहे हैं मुझसे आप ये बताइए। जैसे कि मान लीजिए उसको 10 लाख रुपए कैश में रिसिप्ट हुए हैं आज के टाइम पे। जी हमारी बात समझ रहे हैं? क्या पता चला उसने उसकी गाड़ी गई और 10 लाख रुपए बेच के माल लेके आ रही है जी और पता चला कि डिपार्टमेंट में उसको पकड़ लिया जी कि आपके पास तो कैश ज्यादा है। जी फिर क्या हो सकता है सर उसमें? अभी क्या नोटिफिकेशन है उसके